बोला है कि अगर हमारे पास पहले से सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो तो क्या कंडीशन और सुपर सैचुरेटेड क्या होगा, है ना। तो फिर से देखो, उस समय नहीं पॉसिबल हो पाया था, वॉइस क्लियर नहीं थी। ठीक है, कह रहा है कि क्रिस्टल्स, अगर एक पहले से कोई किसी सब्सटेंस का क्रिस्टल हमारे पास है सॉल्यूट का और उसको उसी के सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिक्स किया जाए तो क्या होगा। तो वो सिंपल सी बात है, इसको हम सीडिंग कहते हैं। बताया मैंने, जैसे मैंने बताया था पहले से ही, इसको कहते हैं सीडिंग कहते हैं। हमारे पास एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना, वो अभी क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा है किसी रीजन से, तो डिस्टर्बेंस नहीं है, वो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में पड़ा है। अगर इसमें एक क्रिस्टल बाहर से तुम ऐड करोगे तो वो क्या करेगा, उसके सराउंडिंग जो बाकी यहाँ आयंस थे, जो कंपोनेंट थे, वो क्या क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होंगे। ठीक है, और थोड़े ही समय में सारे के सारे क्रिस्टल्स फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, है ना। मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जो एक्सेस में सॉल्यूट डिसॉल्व है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो लिखा हुआ है कि द एक्सेस ऑफ सॉल्यूट क्रिस्टलाइज आउट, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट। इसको सीडिंग कहते हैं हम लोग, एक्चुअल में सीडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखो 11th नंबर क्या कह रहा है। 11th में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा वाटर में, अगर एक इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिसॉल्व होगा कब, जब लैटिस एनर्जी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। भाई दोनों को समझो, लैटिस एनर्जी का मतलब है अगर हम एक मोल आयन बनाते हैं, आयनिक क्रिस्टल, एक मोल आयनिक क्रिस्टल, तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है फॉर्मेशन के समय, वो लैटिस एनर्जी, एक मोल, है ना, आयनिक क्रिस्टल फॉर्मेशन हुआ। अब उसके बाद जब इसी आयनिक कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन होता है इनके आयंस का, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी एक मोल से रिलीज हुई उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि हाइड्रेशन एनर्जी तो रिलीज हुई, अब ये रिलीज कितनी हुई। अगर लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा हुई, सुन लो भाई, हमें उन आयंस को अलग करना है तो लैटिस एंथैल्पी जो थी उसके बराबर एनर्जी इसको देनी पड़ेगी ना, तब तो आयंस फ्री होंगे। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो हाइड्रेशन एनर्जी से आएगी। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लैटिस एनर्जी से कम है, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो लैटिस एनर्जी क्रिस्टल को मिल नहीं पाएगी, तो आयंस फ्री होंगे नहीं, तो साल्ट डिसॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो अगर लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी कम हो जाए तो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रेशन से इतनी एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो जाएगी कि वो आराम से उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन, नहीं पॉसिबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं होगा। लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, क्या कह रहा है ये, लैटिस एनर्जी इज लेस देन, सही है, लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ये, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, है ना। उसके बाद देखो 12th में, द solubility of substance is defined as the amount of solute in gram। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि solubility को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो solubility को डिफाइन कैसे किया सकता है ना, अमाउंट ऑफ solute ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ solute प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन नहीं, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें तुम्हारा प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट सही है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ए 12th का ए। तो आप सॉल्युबिलिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ओ व्हाट ए पेंट। ओके, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो, तो तुम्हारा ए 12th का भी ए ही सही है। आगे देखो 13 क्या कह रहा है। 13 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। देखो इसमें तो अल्कोहल है ना, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। मेथनॉल को छोड़ दिया जाए तो मेथनॉल कुछ केसेस में नेगेटिव भी शो करता है। ठीक है, खासकर और इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, आइडियल है ही नहीं। नाइट्रिक एसिड है ना, एक मिनरल एसिड्स, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। यहाँ पे बेंजीन और टॉलुइन है, बेंजीन और टॉलुइन ये दोनों क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ ट्रिक होती है ना कि अगर एल्कोहल का है, एक कंपोनेंट एल्कोहल है तो जनरली वो पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है
है ना। यहाँ पे इसके हाइड्रोजन और इसके कार्बोनिल ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी तो नेगेटिव शो करेगा। यहाँ पे एसिड है, अगर कोई एक एसिड हो जाए तो नेगेटिव शो होता है। ये दोनों नेगेटिव के हैं, ये पॉजिटिव का ये है, तो तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। फिर से वही बात है, पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा, देखो कहीं एल्कोहल होना चाहिए, ये है पॉजिटिव डेविएशन, तो 14 का सी नंबर सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल, एक कंपोनेंट एल्कोहल है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ये तो आइडियल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं। ये नेगेटिव डेविएशन अभी ऊपर डिस्कस किए हैं, ये है जो पॉजिटिव डेविएशन वाला है, ठीक है। 15 देखो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, इसमें से कौन सा नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा, है ना। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन को ही शो करता है। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, देखो ऊपर के दोनों क्वेश्चन में इसके ऑप्शन थे, है ना। ये तो पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब एल्कोहल है, पॉजिटिव डेविएशन होगा, क्योंकि इनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एल्कोहल के बीच, इसके बीच में इंसर्ट होने से वो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है ना, वीक पड़ जाती है, इसलिए इसमें वेपर ज़्यादा बनता है, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ये तुम्हारा आइडियल का एग्जांपल, ये भी तुम्हारा आइडियल का एग्जांपल है, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ कीटोन, है ना। 16 एन एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन एदर ऑब्जर्वेंट। कह रहा है कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में पूछ रहा है। देखो एजोट्रॉपिक मिक्सचर को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स या कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखो होता क्या है कि एक डेफिनेट कंपोजिशन में, एक डेफिनेट मोल फ्रैक्शन में, एक डेफिनेट परसेंटेज में जब दो कंपोनेंट मिलाए जाते हैं, जैसे हमने कहा कि 32% H2O हो और 68% नाइट्रिक एसिड हो, ठीक है। इस कंपोजिशन में इन दोनों को अलग करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में दोनों एक साथ ही वेपर फॉर्मेशन करते हैं, एक साथ ही बॉयल होते हैं। फिर वो नहीं देखता कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है या नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, उन अपने बॉइलिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं। अगर इस रेशियो में दोनों को मिक्स कर दो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट हो जाता है और साथ ही दोनों बॉयल होना शुरू करते हैं, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते, है ना। इनका कंपोजिशन वेपर में और लिक्विड में सेम होता है, जिनको बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर अप टू लिक्विड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन आइदर। हाँ, अब इसमें दो तरीके होते हैं, हो सकता है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों से ज़्यादा हो, दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, मतलब हायर टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उन दोनों से ज़्यादा टेम्परेचर इसके मिक्सचर का होगा, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स की कैटेगरी में जाएंगे। ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप की कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट है, उसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लोअर टेम्परेचर पे, दोनों से लोअर टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बन रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन, तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होता है, जिनसे वो मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे मैक्सिमम, फिर से वही बात आ गई, मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेन इन द टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व टू लिक्विड इंडिकेट्स। मैक्सिमा और मिनिमा का जो फॉर्मेशन होता है वो क्या इंडिकेट करते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। ये एक कर्व की बात कर रहा है, और वो कर्व कौन सा है, देखो वो कर्व ऐसे बात कर रहा है। अब ऐसे हम कुछ कभी कभी बुक्स में देखते हैं, कुछ बुक्स में एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है ना, लेकिन रेफरेंस बुक्स में इसका मेंशन है। ऐसे कुछ ग्राफ देखते हैं, यहाँ से ये मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मैक्सिमा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, और कभी कभी ऐसे देखने को मिल जाता है, ऐसा। तो ये मिनिमा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैक्सिमा क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मिनिमा मैक्सिमा ये बता रही है कि हाँ इसी परसेंट कंपोजिशन पर, इस परसेंट कंपोजिशन पे इसका इतना ए और इतना बी मिक्स करने पर एजोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म होगा, ऐसे यहाँ दिखा रहा है। तो ये लोअर
टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है, ये सब दोनों से हायर टेम्परेचर, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, लेकिन मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ये है। ठीक है, कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट यही है, लेकिन मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ये सबसे ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला हो गया। ऐसे ये तो मिक्सचर का है, इसका ये है और इसका वाले का ये है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला हो गया। तो ये क्या बता रहा है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा है। 17 आगे चलिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, अमॉन्ग द फॉलोइंग दैट डज नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा आइडियल फॉर्मेशन नहीं करेगा। देखो मैंने पहले बोला कि बेंजीन एंड टॉलुइन बिल्कुल करेगा, ये तो नहीं, इसका ऑप्शन तो है ही नहीं, है ना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाम प्रोनाउंसिएट करने पे सेम सेम आ रहा है, दोनों क्या करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, कौन नहीं करेगा। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल आयोडाइड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बिल्कुल एग्जाम्पल है ये है आपका एल्कोहल आ गया ना, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यही है जो उसके लिए बारे में पूछ रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो आपका ये है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सॉल्यूट पेयर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। भाई देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने पहले बोला कि जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि दोनों का वेपर एक साथ बनता है। तो बेंजीन टॉलुइन, अब इसमें कौन होगा, फिर से सुन लो, मैंने बोला कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं अलग कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर मैंने एक बार बोली थी कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, या तो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं या तो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, यानी ये दोनों नॉन आइडियल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन आइडियल या रियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसको कर सकते हैं। तो भाई देखो नॉन आइडियल को तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो एजोट्रॉपिक बना लेंगे, जो आइडियल होगी उसी को कर पाओगे। देखो आइडियल कौन है इसमें, बेंजीन टॉलुइन वाटर HCl, ये भी आइडियल नहीं है, ये भी आइडियल नहीं है, ये भी आइडियल नहीं है, ये है आइडियल, यानी इसका सही ऑप्शन है CC को आप अलग कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग नहीं कर सकते, क्यों क्योंकि ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो C है जिसको अलग किया जा सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। 20 कह रहा है कि जब दो लिक्विड E और B मिक्स किए जाते हैं तो उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है ना। ये मिक्सचर क्या है, आइडियल नहीं भाई, आइडियल है। पहली बार देखो A B को मिक्स किया गया, बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज़्यादा हो गया, मतलब कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर है फिर तो, है ना। तो एजोट्रॉपिक क्या होते हैं, नॉन आइडियल होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन, हाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना, अभी जस्ट डिस्कस किया था, अगर मिक्स करने से बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो वो नॉन आइडियल हैं और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। पॉजिटिव नहीं, नॉर्मल सॉल्यूशन भी नहीं है ये। ठीक है, ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर है तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, कि ये क्या है, नॉन आइडियल है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। एजोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर, है ना, इतना है, HCl का इतना है, लेकिन दोनों को मिक्स कर देने पर बॉयल हो रहा है 108.5 डिग्री सेल्सियस पे। व्हेन मिक्सचर इज डिस्टिल्ड इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन नहीं, देखो पहली बात तो एजोट्रॉपिक मिक्सचर है तो डिस्टिलेशन से, नॉर्मल डिस्टिलेशन से आप अलग ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दोनों इसी वेपर टेम्परेचर पे वेपर बना लेंगे, है ना। तो जो दोनों वेपर साथ में बनाएंगे तो आप अलग कैसे कर पाओगे। तो सीधा सा ऑप्शन है, ना तो HCl मिलेगा ना तो वाटर मिलेगा, न तो ये दोनों मिलेंगे, नाइदर HCl नॉर H2 प्योर स्टेट, बिल्कुल डी इज करेक्ट। आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते तो प्योर स्टेट में कैसे लाओगे उसको। ठीक है, आगे देखो कह रहा है कि प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम बिकॉज, देखो CPMT 1990 का है, कह रहा है कि प्रेशर कुकर क्यों प्रेशर टाइम कुकिंग का टाइम क्यों कम कर देता है। रीज़न ये है कि प्रेशर इंक्रीज कर लेता है, और प्रेशर हाई रहेगा तो फिर भाई बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। देखो द हीट इज मोर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द कुकर, अ लार्ज फ्लेम इज यूज, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एलिवेटेड, होल मैटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, नहीं, ये सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एलिवेटेड मतलब बढ़ जाता है, हाँ जाहिर सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सी इज करेक्ट। प्रेशर कुकर रिड्यूस कुकिंग टाइम, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो जल्दी से वो रिड्यूस तो वो हो ही जाएगा, बड़े आराम से बॉइल पक जाएगा, कुकिंग टाइम घट जाएगी, है ना।
मोलर सॉल्यूशन इज वन, है ना, मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। मोलर सॉल्यूशन, देखो एक चीज होती है, लिखते हैं हम लोग मोलल, सेमी मोलल, सेमी मोलल, है ना, डेसी मोलल और मिली मोलल, ऐसे लिखते हैं ना। देखो मोलल का मतलब जिसकी मोलरिटी 1 हो, 1, सेमी मोलल जिसकी मोलरिटी हाफ हो 0.5 m, डेसी का हो जाएगा 0.1 m और मिली का हो जाएगा 0.0, डेसी हो गया ना, तो डेसी में मिली सेंटी डेसी, है ना, तो मिली तुम्हारा 0.01, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको मिली सेंटी डेसी मिली, ठीक है। तो मोलर सॉल्यूशन वन दैट कंटेन द वन, तो इसमें मोलल पूछ रहा है, 1 लीटर नहीं, मोलल की बात किया है तो लीटर तो आएगा नहीं, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, हाँ वो पर केजी होता है ना मोलैलिटी, तो ये फर्स्ट इज करेक्ट। सी डी में देखो, इन विच ऑफ द एक्सपेंशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इसमें से इनमें किस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता। नॉर्मेलिटी में तो लिखते हो ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, तो इसमें वॉल्यूम आ गया, ये डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी भी पर लीटर होती है, मोलैरिटी भी पर लीटर होती है, या मोलैरिटी ऐसी है क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास होता है, मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं। टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट वही होती हैं जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होती है, और वॉल्यूम पर डिपेंडेंट कौन सी होंगी, वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होंगी जिन पे वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर डिपेंडेंट इसमें सिर्फ नहीं है तो मोलैलिटी नहीं है, बाकी सब है। 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, द मोलैरिटी इज, ठीक है, कह रहा है 8 ग्राम NaOH है, तो NaOH की मोल्स निकाल लो, 8/40 क्योंकि 40 उसका मोलर मास होता है, तो 1/5, 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2, पर कितने में डिजॉल्व है 1 लीटर, तो 1 लीटर में तो सीधा आएगा, तो किसके आएगी 0.2 m, मोलैरिटी इसकी 0.2 m कहीं पे है 0.2 m, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 हो गया। 26 में देखो, 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इज सेड टू बी, देखो 18 ग्राम प्रेजेंट है और वो भी, तो कितना हो जाएगा मोल्स इसका 1/10 और 1000 ग्राम यानी कि 1 लीटर में, 1 किलोग्राम में, तो ये कहलाएगा मिली नहीं सेंटी, यानी कि 0.1 मोलर, ये है 0.1 मोलर, 1/10 का मतलब 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर कहलाएगा। सॉरी क्या बोला उसने, ग्राम में लिया था ना, मोलल कहलाएगा, नॉट मोलर, मोलल है ना, क्योंकि ग्राम में दिया था, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम होता तो 0.1 मोलर कहलाता है ना, 0.1 मोलर कहलाएगा। द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर की मोलैरिटी कितनी है, ये 55.6 m होती है। कैसे, क्योंकि वाटर का मास हो गया 1000 ग्राम और इसकी मोलर मास होती है 80, अगर डेंसिटी 1 है तो उसका मास और वॉल्यूम बराबर होगा, तो 1000 ग्राम आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 55.555, तो उसे 56 लिख सकते हैं, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। फॉर प्रिपेयरिंग इतने H2SO4 1 लीटर नीड H2SO4, देखो 0.1 बनाना है, 0.1 बनाना है हमको, कितना बनाना है हमको 1 लीटर बनाना है, तो बताइए कि कितना लगेगा, तो कितना लगेगा 0.1 मोल लगेंगे, और क्या, सीधा सीधा 1 लीटर में इतना m का बनाना है, इसका मतलब ही होता है 0.1 मोल पर लीटर, और 1 लीटर बनाना भी है तो 0.1 मोल लगेंगे, तो 0.1 मोल ग्राम में अगर पूछ रहा है तो 98 होता है मोलर मास, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 9.8 ग्राम, 9.8 ग्राम इसको चाहिए, ये है आपका 9.8 ग्राम सॉल्यूशन, तो सही है आपका ये सी ऑप्शन, ठीक है। अब अगला देखो, यही लास्ट है, इसके बाद फिर नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है बेटा, है ना। अब जो नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर मैसेज कर देना, हमें हम उसको कर लेंगे। आज हम तुम्हारा क्वेश्चन भी नहीं सुन रहे हैं इसीलिए, क्योंकि सोचे इसको कंप्लीट 30 तो कंप्लीट ही कर दें, है ना। H2O2 सॉल्यूशन यूज फॉर हेयर ब्लीचिंग इज सोल्ड टू द सॉल्यूशन अप्रॉक्स इतने ग्राम H2O2 per 100 ml of solution. The molecular mass of H2O2 34. The molarity of the solution is approximately देखो 5 ग्राम H2O2 पर 100 ml डिजॉल्व है, तो देखो 100 ml
में डिज़ोल्व है 5 ग्राम, तो 1 लीटर में कितना होगा? तो 1000 में हो जाएगा ये 50 ग्राम, 10 टाइम। ठीक है, अब मास आ गया 50 ग्राम, मोलर मास कितना है 34, तो 50/34 मोल्स पर लीटर कितने हो जाएंगे? ये ग्राम पर लीटर हो गया ना, तो क्योंकि 1 लीटर ले लिया हमने, तो 50/34 इतने मोल पर लीटर, यही होगी मोलैरिटी। तो 1 पॉइंट कौन है ये? 17 3 जा 51, हाँ 1.5 तो नहीं आएगा, पर ठीक है अप्रॉक्सीमेटली ऐसा ही है। तो ये थे तुम्हारे 30, नेक्स्ट टाइम फिर कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिर